मिले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले आद्य सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी को 1924 में ही वो 25 की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू होने से पहले की रत्नागिरी में उनकी भेंट हुई। गांधी जी की मुलाकात भी रत्नागिरी में हुई है 13 साल में, और पतित पावन मंदिर का बहुत बड़ा समारोह यही 13 साल में हुआ था। और जब 1937 में जब वो आए तब उन्होंने हिंदुत्व की बात रखी, जिस पर हमारे चिराई जी बड़े विस्तार से बोलेंगे। देश का एक दुर्भाग्य रहा कि वैसे तो केवल 10 साल मिले, फ्रॉम 37 to 47। उनकी विचारधारा को स्वीकृति मिलकर उनकी विचारधारा समाज में पूरी तरह से स्वीकृत हो जाए और उसके उपरांत समाज का व्यवहार वैसे हो जाए, ऐसा भाग्य इस देश में रहने वालों के नसीब में नहीं था। और 47 के बाद में जब जब समय आया तब तब सारी बातें सावरकर जी कहते रहे, बोलते रहे, फिर भी बड़े ही दुर्लक्षित रहे, उपेक्षित रहे। इतनी तो बातें नहीं, ऐसा दुर्भाग्य किसी और के नसीब में आया नहीं होगा कि जिसने इतनी स्वतंत्रता के लिए पूरा अपना घर प्राणार्पण करने की केवल तैयारी नहीं रखी, करके दिखाया। स्वतंत्रता के बाद में भी टीका टिप्पणी अवहेलना और सारी बातें इनके नसीब में रही, फिर भी उन्होंने अपना दायित्व पूरा निभाया। मैं भोसला मिलिट्री स्कूल से जुड़ा हुआ हूं। हमारे स्कूल के शुरुआत के दिनों में 1935 में नासिक में आते थे। डॉक्टर मुंजे जी के साथ सैनिकी स्कूल चलाए। हिंदुओं का सैनिकीकरण होना आवश्यक है और राजकारण का हिंदुत्व होना आवश्यक है, ऐसी घोषणा जब की थी उसके मुताबिक ये स्कूल शुरू हुई थी। हम परम भाग्यशाली है कि ऐसे स्कूल में काम करने का कुछ न कुछ दायित्व निभा रहे। वैसे उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। अष्टपैलू भी शब्द उनके लिए कम है। दीक्षित नाम के एक बड़े लेखक है, उन्होंने कहा कि सावरकर जी शतपैलू व्यक्तित्व के धनी थे। जिस विषय में उन्होंने काम किया उस विषय के ऊंचाई तक गए। ऐसा नहीं था कि उस विषय में थोड़ी जानकारी रखते थे। आप कोई भी विषय ले लो, लेखन ले लो, वक्तृत्व ले लो, काव्य ले लो, नाट्य ले लो, देशभक्ति ले लो, लेखन ले लो, क्रांतिकारकता का पर्व ले लो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले आद्य सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी को 1924 में ही वो 25 की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू होने से पहले की रत्नागिरी में उनकी भेंट हुई। गांधी जी की मुलाकात भी रत्नागिरी में हुई है 13 साल में, और पतित पावन मंदिर का बहुत बड़ा समारोह यही 13 साल में हुआ था। और जब 1937 में जब वो आए तब उन्होंने हिंदुत्व की बात रखी, जिस पर हमारे चिराई जी बड़े विस्तार से बोलेंगे। देश का एक दुर्भाग्य रहा कि वैसे तो केवल 10 साल मिले, फ्रॉम 37 to 47। उनकी विचारधारा को स्वीकृति मिलकर उनकी विचारधारा समाज में पूरी तरह से स्वीकृत हो जाए और उसके उपरांत समाज का व्यवहार वैसे हो जाए, ऐसा भाग्य इस देश में
रहने वालों के नसीब में नहीं था। और 47 के बाद में जब जब समय आया तब तब सारी बातें सावरकर जी कहते रहे, बोलते रहे, फिर भी बड़े ही दुर्लक्षित रहे, उपेक्षित रहे। इतनी तो बातें नहीं, ऐसा दुर्भाग्य किसी और के नसीब में आया नहीं होगा कि जिसने इतनी स्वतंत्रता के लिए पूरा अपना घर प्राणार्पण करने की केवल तैयारी नहीं रखी, करके दिखाया। स्वतंत्रता के बाद में भी टीका, टिप्पणी, अवहेलना और सारी बातें इनके नसीब में रही। फिर भी उन्होंने अपना दायित्व पूरा निभाया। मैं भोसला मिलिट्री स्कूल से जुड़ा हुआ हूं। हमारे स्कूल के शुरुआत के दिनों में 1935 में नासिक में आते थे। डॉक्टर मुंगे जी के साथ सैनिकी स्कूल चलाए। हिंदुओं का सैनिकीकरण होना आवश्यक है और राजकारण का हिंदुत्व होना आवश्यक है, ऐसी घोषणा जब की थी उसके मुताबिक ये स्कूल शुरू हुई थी। हम परम भाग्यशाली है कि ऐसे स्कूल में काम करने का कुछ न कुछ दायित्व निभा रहे। वैसे उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। अष्टपैलू भी शब्द उनके लिए कम है। दीक्षित नाम के एक बड़े लेखक है, उन्होंने कहा कि सावरकर जी शतपैलू व्यक्तित्व के धनी थे। जिस विषय में उन्होंने काम किया उस विषय के ऊंचाई तक गए। ऐसा नहीं था कि उस विषय में थोड़ी जानकारी रखते थे। आप कोई भी विषय ले लो, लेखन ले लो, वक्तृत्व ले लो, काव्य ले लो, नाट्य ले लो, देशभक्ति ले लो, लेखन ले लो, क्रांतिकारकता का पर्व ले लो, पाश्चिमात्य देशों से प्रेरणा देने वाली भूमिका ले लो, कई बातें सावरकर जी की हम सब लोग जानते हैं उसको। इतना शतपैलू व्यक्तित्व जो है, उनके व्यक्तित्व को कम समय में पूरा छू लेना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने 3 बातें मेरे कथन में चुनी हुई है। सावरकर जी समर्थ भारत चाहते थे, सावरकर जी समृद्ध भारत चाहते थे और सावरकर जी समरस भारत चाहते थे। जिस दिन ये तीनों शब्दों की बात उनके विचारों के धारणों के मुताबिक पूरी हो जाएंगी। अब थोड़ा सा सूरज मालूम पड़ रहा है कि इस विचार की तरफ जाने वाला है। उसकी शुरुआत आज भी हो चुकी है और आने वाले समय में ये सारी प्रखरता सामने आएंगी, ऐसा मैं खुद महसूस करता। इतनी स्पष्टता से ये तीनों बातें उन्होंने रखी थी। कोई भी देश दुनिया के किसी भी भूमि पर हो, वो अगर समर्थ नहीं है तो उस देश की कोई भी कीमत नहीं है। समर्थता ही देश की पहचान है। जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पाश्चिमात्य देश को मालूमात हो गई कि भारत क्या कर सकता है। ये भी सोचने की बात है, केवल 10 सालों में यहां पर का आतंकवाद खत्म होने के बराबर हम देख रहे हैं। परिचय यह है कि जो इस देश की तरफ गलत ढंग से देखेगा, वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा देश हो, हम हमारे ताकत से उनसे लड़ेंगे। केवल लड़ेंगे नहीं, उनको परास्त करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सावरकर जी का कहना था कि पूरे समाज में इसका चिंतन होना, पूरे समाज में उसकी कृति होना। हम अगर हम समर्थ नहीं रहे
देखो हम जब बात करते हैं ना तो बांसुरी वाले मोहन ने बहुत बांसुरी बजा ली, अब समय आ गया है सुदर्शन चक्र धारण करने का, ऐसे कहते हुए उनके गुरु ने सुदर्शन चक्र खुद योगेश्वर भगवान को भी दिया था। हम जानते हैं सारी चीज। इसका मतलब ऐसा है कि बुराइयां खत्म करने के लिए तुमको बड़ा सामर्थ्यशाली होना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हारी सेना बड़ी सामर्थ्यशाली होना। कोई चिंतन, शांतता का प्रस्ताव किसी भी तरह से आपके तरफ आ जाए तो डर के मारे आने को होना, बड़प्पन के मारे नहीं। जैसा कि 62 में हुआ, 65 में भी हुआ। इतने कम समय में 1990 से पहले इस देश में अपने पड़ोस के हुए दोनों देशों ने 4 बार चढ़ाई कर ली, चीन की छोड़कर। ये क्या हो सका? 2 बातें। सावरकर जी के विचार के मुताबिक समर्थता की हमने क्यों प्रार्थना भी नहीं की, समर्थता से हम जुड़े भी नहीं, सामर्थ्यता का जो प्रताप हम दिखाना चाहते थे वो भी नहीं दिखाया। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। हम किसी के तरफ, किसी देश के जमीन के तरफ 1 इंच की बात तो छोड़ दो, इतनी सी भी गलत फहमी दृष्टि भी नहीं रखी हुई। लेकिन यहां बात खत्म करने की कोशिश नहीं होती। अगर कोई सामने वाला इस दृष्टि से देख रहा है तो देख नहीं पाएगा, ऐसी व्यवस्था भी कर देंगे। ऐसा जाने अभी फिलहाल एक को भी नहीं बख्शूंगा। ऐसे जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कश्मीर के बारे में, दूसरे बहुत कम समय में वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, विश्व में इस विषय पर काफी बहस हुई, काफी चर्चा हुई, और बाद में अपने प्रधानमंत्री जी का सारे विश्व में बड़ा स्वागत हुआ है। और सारे लोग, सब लोग जानते हैं क्या वजह है। सावरकर जी ने कहा था देश समर्थ हो इन ऑल रिस्पेक्ट। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हमारे बीच किसी तरह का झगड़ा नहीं, हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या। ऐसा बोला जाता है कि 4 लोग इकट्ठा तभी होते हैं जब 5वें कपखंड को लेकर जाने पड़ता है और दिशा वही रहती है, तो एक ही दिशा में रहने वाले का एक ही समय रहता है। इतनी अनेक बारे में जात पात प्रांत भेद, कितने भेद की बात है। सावरकर जी सारे भेद के खिलाफ है। सावरकर जी का एक प्रमाण आप मान लीजिए कि सावरकर जी के दिल में, कभी कभी हम बोलते हैं ना नेशन फर्स्ट, तो नेशन फर्स्ट सावरकर जी के बारे में कहना जाए तो अधूरा है। नेशन फर्स्ट एंड नेशन लास्ट, क्योंकि नेशन फर्स्ट आया तो फिर सेकंड भी जा सकता है, नेशन लास्ट। मेरे देश के बारे में कोई भी बात मैं सुनूंगा नहीं, और मेरे देश में जितनी गलतियां हैं मैं सुधारूंगा, प्रहार लेके सुधारूंगा, किसी के साथ भी बात करके सुधारूंगा। हम पतित पावन मंदिर का आंदोलन जानते हैं, और मैंने खुद वो पत्र व्यवहार देखा हुआ है। मैं आपको आंख में आंसू न आते हुए आंख में आंसू लाने वाली बात कहना चाहता हूं। अगर पढ़ लिया ना तो पढ़ते पढ़ते पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आंख में आंसू आ जाते। आप कभी गए रत्नागिरी में, तो रत्नागिरी के जेल में आज भी वो कॉरेस्पॉन्डेंस आपको पढ़ने को मिलेगा, आज भी मिलेगा। बहुत खराब कागज हो गए हैं, लेकिन पढ़ सकते हैं, कुछ हद तक पढ़ सकते। एक ही कार्यक्रम किया था इकट्ठा करने का। बहुत प्रसिद्ध संगीतकार जो सुधीर फड़के, उनके साथ उन्होंने जब सावरकर जी पर फिल्म बनाई थी तो मैं उनके साथ बहुत घूमा था महाराष्ट्र, और हर जगह कार्यक्रम करते थे। तो जब रत्नागिरी में कार्यक्रम हुआ था, तो कार्यक्रम तो बहुत दिन के बाद हुआ,
ये पतित पावन मंदिर का कार्यक्रम होने के बाद करीबन 60 साल के बाद हम वहां गए थे, लेकिन सावरकर जी के उस पतित पावन मंदिर के आंदोलन की बात आज भी वहां के समाज के दिल में ऐसी है जैसी कल घटी हुई है। दिल से समर्थ समाज का निर्माण, ये सावरकर जी की चिंतन का दूसरा विषय था। और सावरकर जी की चिंतन का तीसरा विषय जो आज के माहौल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है समृद्ध भारत। गए 5 साल में मैं पेशा से चार्टर अकाउंटेंट हूं, फिगर में बताया जाए तो फिर बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं तुमको बड़े अंतर्मुखता से ये बता सकता हूं कि हमारी समर्थता का प्रमाण अभी देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा विश्व ने मान लिया है। इसमें 2-3 प्रमाण केवल देता हूं। आज के समय में हम क्रमांक 5 पर है, वो भी उनकी जीडीपी के मुताबिक। जीडीपी तय करने का एक दूसरा तरीका है, उसके मुताबिक हम विश्व में क्रमांक 3 पर है। सारी दुनिया में अलग अलग से सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं, और हमारे देश की तरफ, विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री की तरफ ऐसा देखा जा रहा है कि तुम इसका कुछ न कुछ हमें सॉल्यूशन दे पाओगे। इसके कई प्रमाण। इतने बड़े देश की कोविड की सिचुएशन में ये एकमात्र विश्व में देश रहा कि जिन्होंने कोविड की सारी वैक्सीन जिनको चाहिए थी उनको एक्सपोर्ट कर दी, और यहाँ के 140 करोड़ जनता के लिए भी वो इतने कम समय में इतना बड़ा वैक्सीन कर दिया कि विश्व के लिए बड़ी सोच की बात है। ये पैसे का अभाव नहीं हो सकता। जीएसटी का कलेक्शन ये मैं फिगर में बताना चाहता हूं, आप सारी चीजें जानते हो। दिस पर्टिकुलर कंट्री इज बिल्ड ऑन इट्स ओन फुट सो फॉर द फाइनेंशियल मैटर्स आर कंसर्न्ड। कोई जरूरत नहीं, आप हमको कुछ नहीं देना चाहते हैं, नम्रता से कहेंगे मत दो, आवश्यकता नहीं। मेरे देश का भाई, मेरे देश की बहन, मेरे देश की मां, मेरे देश के पिता ये करने के लिए समर्थ है। ये सामर्थ्यशाली बात भी 2 चीजों के अंदर सावरकर जी कहते थे। मैंने तो वर्तमान की स्थिति जहां हम सब जानते बताए। सावरकर जी कहते थे कि भारत के लिए ना तो मार्क्स का चिंतन ठीक है, ना तो भांडवलशाही का चिंतन ठीक है। हमारे लिए स्वदेशी, स्वावलंबन, आज की भाषा में कहा जाए तो आत्मनिर्भरता, रोजगार, श्रम और भांडवल का समान मूल्य, राष्ट्र को प्राधान्य रखते हुए ना तो श्रमिक कुछ कर पाए, ना तो पैसे वाला कुछ कर पाए। पैसे वाला कुछ कर पाता है ऐसे बताने वाले लोग अभी अमेरिका से बताते हैं और बाद में खुद भी फंस जाते हैं, अभी फंसे हुए हैं। इसकी एक वजह कि सावरकर जी ने कहा था, नहीं, हम अगर पश्चिम यानी रशिया की तरफ या अमेरिका की तरफ देखेंगे, आदरणीय दत्तोपंत जी का एक भाषण हम सबको याद है, रशिया भी खत्म हो गया 1990 के करीबन, आफ्टर 7-12 years सर्कल इज ओवर, क्योंकि समग्र चिंतन में समरसता नहीं है। वर्गीय चिंतन में, मार्क्स के वर्गीय चिंतन की बात करें तो ऐसा है कि कौन प्रमुख है तो श्रमिक प्रमुख है, उनका राज लाएंगे। दीनदयाल जी के शब्दों में कहा जाए तो हम ढोल बजाना नहीं चाहते, हम बांसुरी बजाना चाहते। हम समन्वय की धारा से आगे जाएंगे, और अभी समन्वय की धारा चल रही है। किसी ने यह कह दिया ना कि इसके मुताबिक तुम्हें चलना होगा, नहीं,
मैं 2-3 छोटे से उदाहरण देना चाहता हूं। भारत की पेटेंट राइट में, इंटेलेक्चुअल राइट्स में अभी दुनिया की किसी भी देश से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी है, जिसकी शुरुआत डॉक्टर माशेलकर ने हल्दीघाट की लड़ाई से की थी, हल्दी से की थी, बाद में वो बासमती से हुई। जो चीजें विश्व के आर्थिक स्तर पर इस ढंग से देखी जाती है कि इससे जो आगे बढ़ेगा वो समर्थ रहेगा। आने वाले समय में मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा कि 10 साल के बाद दुनिया के कई देश जो आज डॉलर में एक्सचेंज रेट जानना चाहते हैं, वो कल इंडियन रुपये में भी शुरू कर देंगे। थोड़ा शुरू हो गया है। ये समर्थता आ गई, ये समर्थता आ गई जिसके पीछे समरसता है। कोई एक बहुत बड़ा हो जाए और बाकी के लोग ऐसे रह जाए, नहीं। और ऐसी व्यवस्था भी चल रही है, अच्छे ढंग से चल रही है। इसलिए फिर मोहलत देके फिर 2000 रुपए की नोट को वो 77 तक ही रखा है। वो पहलू ज्यादा ढंग से बताने का आज का समय नहीं है। जो करना पड़ेगा हम करेंगे, डटेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ये सावरकर जी की सोच है, इसलिए आज के दिन में नई संसद भवन का लोकार्पण हुआ है, दूसरी तीसरी चयन की। सावरकर जी का युग शुरू हो गया है, जो समृद्ध, समरस और समर्थता का प्रतीक होना था। लेकिन सावरकर जी एक बताते थे, इतनी बात कहकर, एक आवश्यकता है कि समाज का चिंतन भी वैसे हो। क्या हमारा आज हमारी समझ समर्थता की और वैसे है? मैं केवल सवाल खड़े कर रहा हूं। क्या हम सचमुच में समरस जीवन चाहते हैं? क्या हम समरस जीवन का व्यवहार करना चाहते हैं? ऊंचाई और नीचाई की दूरी रहे नहीं, इसलिए कोशिश हमारे दिल से, हमारे जीवन में करना चाहते हैं। मैं मेरे आर्थिक व्यवहार को कष्टता से बढ़ाऊं, कर्तृत्वता से बढ़ाऊं, बढ़ाने के बाद मेरा दायित्व निभाऊं, जो भी देना पड़े सरकार को देने के लिए हिचकिच ना करूं। जब तक उनके पास वैसा नहीं आएगा, वो समृद्ध देश नहीं हो सकेगा। A nation cannot be very powerful when their people are individually very rich, but the nation is not rich. There is a possibility that the nation is not rich and people are rich. ये सावरकर जी के सोच के बाहर है। इसलिए मेरी प्रार्थना, मैं बोल रहा हूं इसलिए मुझे भी है, मैं क्या प्रार्थना आपसे कर रहा हूं, ऐसा नहीं। सावरकर जी का विचार लाना है हमारे जीवन में, तो चलो जुटकर काम करेंगे, समग्र होकर काम करेंगे, सारे देश को सामने रखते हुए काम करेंगे, राष्ट्र की जीवन की बात करते हुए काम करेंगे, राष्ट्र के अलावा न कुछ सोचेंगे, न कुछ सोचने देंगे, और अगर सोच रहे हैं तो हमारे सोच के बाहर हम धीरे धीरे उसको निकालेंगे। ऐसी राष्ट्र की धारा करते हुए, सावरकर जी के शब्द में कहा जाए तो ये पितृ हो गए, ये पुण्य हो है, ऐसा मानकर करते हुए हम व्यवहार करें तो वो अच्छा सूरज आने में देर नहीं लगेगी, जिसकी हम सबको चाहत है। मेरा विश्वास है कि हमारे भाग्य से इसी आयु, जिसको हम बोलते हैं कि इस आयु में ही देख पाएंगे, उम्र कितनी भी हो गई हो तो भी ऐसा समय नजीक है, उसको और जल्दी नजीक लाना है, तो सारों की मेहनत की आवश्यकता है। ऐसे सावरकर जी के जीवन की खुद की सोच थी, वो सोच आपके सम्मुख रखते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं।